हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीजे ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप यादव। तो आज की इस क्लास में हम आप जानेंगे नंबर एंड नंबर सिस्टम पार्ट 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जानेंगे रामानुजन संख्या किसे कहते हैं। रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, यानी 1729 को ही रामानुजन संख्या कहते हैं। यानी 1729 ही केवल एक ऐसी संख्या है जिसकी खोज रामानुजन ने किया था, इसीलिए इस संख्या का नाम रामानुजन संख्या रख दिया गया। अब बात आई कि रामानुजन संख्या इसे क्यों कहते हैं। चूंकि एक ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो भिन्न भिन्न तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, तो ऐसी ही लघुत्तम प्राकृतिक संख्या को रामानुजन संख्या कहते हैं। यानी पूरे गणित की प्रक्रिया में 1729 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसे किन्हीं दो संख्या के घन के रूप में करके उनका योग किया जाए तो 1729 के अलावा कोई दूसरी संख्या अन्यत्र मिलना संभव नहीं है। और इसे दो अलग अलग तरीकों से हम आप समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि यानी इसे कितने भागों में हम आप तोड़ सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ए है आपका 1729। अब इसकी परिभाषा के अनुसार क्या कहा गया है कि ऐसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के रूप में दो भिन्न भिन्न तरीके से लिखा जा सके। तो यानी पहला तरीका है 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3। कितना? 9 की घात 3। इसके बाद अब अगली जो संख्या है उसे 2 यानी 12 की घात 3 प्लस 1 की घात 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब जैसे बात यह आई कि क्या वास्तव में 10 की घात 3 कर दिया जाए, धन 9 की घात 3 कर दिया जाए, तो इनको हल करने क्या 1729 ही प्राप्त होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यानी क्या लिखा जा सकता है, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 प्लस 9 नवा 81 नवैया 729। तो अब अगर इन्हें ऐड कर दिया जाएगा तो 1729 ही मिल गया। तो अर्थात यह देखिए संख्या मिल गई। अब दूसरा जो तरीका है इसको भी देख लीजिए, यानी 12 की घात 3, 12 बरहम में 144, 144 बरहम में 1728 प्लस 1 की घात 3। किसी भी संख्या यानी 1 हो तो उसकी पावर चाहे जितनी लगा दी जाए फिर भी उसका मान वही प्राप्त होता है। यानी अब अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 1729 मिल गया, यानी यह भी रामानुजन संख्या ही है। तो यानी रामानुजन संख्या को किसी भी दो संख्याओं के घन के रूप में करके उन्हें जोड़ दिया जाए तो, और वो भी दो भिन्न भिन्न तरीकों से, तो इसे ही रामानुजन संख्या कहते हैं। यानी केवल 1729 ही रामानुजन संख्या है, इसके अलावा और किसी भी संख्या को रामानुजन संख्या मानना संभव नहीं है। तो यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो यानी पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामानुजन संख्या किसे कहते हैं। तो रामानुजन संख्या 1729 को कहते हैं, 1729 को कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन अब पूछ सकता है कि निम्न में से कौन रामानुजन संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। पहले में दे देगा 10 की घात 3
प्लस 8 की घात 3, दूसरे में दे देगा 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3, फिर अगले में दे देगा तीसरे में 12 की घात 2 प्लस 1 की घात 3, और चौथे में दे देगा 12 की घात 4 प्लस 1 की घात 3। तो अब कहेगा निम्न में से कौन रामानुजन संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यानी अब 10 की घात 3, इसको याद रखिएगा, 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3 कहीं दिख रही है, तो यानी दूसरा ऑप्शन जो है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसी की कड़ी में आगे की ओर बढ़ चलते हैं, जानते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यानी ऐसी संख्या जो P अपान Q के रूप में व्यक्त हो अथवा व्यक्त की जा सके उसे ही रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि अगर कोई भी संख्या दे दी जाए वह P अपान Q के रूप की हो, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहां पर देख लीजिएगा कि मान लीजिए हमको आपको दे दिया है 2/3, तो अब देखिए 2 अंश है और 3 हर है, यानी 2 को P माना जा सकता है बटे 3 को Q माना जा सकता है, यानी P अपान Q के रूप में यह संख्या है। तो अतः इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको दे दिया केवल 2, क्या दे दिया 2, तो अब कुछ लोग देखने के बाद कहेंगे इसमें क्यों तो है ही नहीं, हर है ही नहीं, तो अतः इसलिए इसे परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। किंतु ध्यान दीजिएगा अब 2 का बटा 1 लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अर्थात P अपान Q के रूप का है। अगर यहां मान लीजिए 1 नहीं भी लिखा गया है, फिर भी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वे सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। इसी कड़ी में जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसी कड़ी में जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्ण अंक होते हैं, वो भी परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। तो अर्थात केवल और केवल संख्या जब अपूर्ण होगी, पूर्ण नहीं होगी, जैसे √2 दे दिया गया, तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि यह संख्या पूरी की पूरी नहीं है। अब अगर बात आई √2 का, जब हम आप मान निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, अतः इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब इसी कड़ी में अगर आपको दे दिया जाए √4, तो क्या √4 एक परिमेय संख्या है? अब कुछ लोग कहेंगे √ लग गया है इसलिए यह परिमेय संख्या है ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी दी गई संख्या का सबसे पहले देखिएगा क्या वर्गमूल निकल सकता है, तो यानी 4 को क्या लिखा जा सकता है, √2 की घात 2। तो हम आप जानते हैं अगर किसी भी संख्या की घात 2 है उसके ऊपर √ भी लगा है तो घातांक के साथ साथ √ गायब हो जाता है, तो मिला क्या 2, अर्थात 2 एक रियल नंबर है, परिमेय संख्या के अंतर्गत इसे माना जा सकता है, अर्थात वास्तविक संख्या के रूप में। तो अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं। इसी तरह से हम आप जानेंगे अब अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त करना संभव नहीं होगा, तो ऐसी संख्याओं को हम आप अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। किसके? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत, यानी Q = 0 के अंतर्गत इसमें हो सकता है, Q = 0 के अंतर्गत इसमें मान हो सकता है, तभी दिया गया संख्या
अपरिमेय संख्या अर्थात इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं क्या रखा जा सकता है। जैसे √2 इर्रेशनल नंबर है क्योंकि भैया इसमें बटा वाला है ही नहीं। अब इसी के अंतर्गत मान लीजिए दे दिया √6, तो यह भी इर्रेशनल नंबर है। और सबसे बड़ी बात आती है कि पाई कैसा है, इर्रेशनल नंबर। अब कुछ लोग कहेंगे पाई का मान तो हमें आपको बताया गया है कि 180 अंश होता है या 22/7 होता है। तो भैया वो मानक मान है, वह वास्तविक मान नहीं है। पाई का वास्तविक मान जो होता है वह आप परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राप्त होता है। अर्थात 180 अंश का भी मान अगर हम आप साइन कास tan के अंतर्गत निकालेंगे तो उसका मान दशमलव में आएगा। अब बात आई 22/7 की, तो इसमें 22/7 तो दिख रहा है, लेकिन वास्तव में पाई का मान 3.14 के अंतर्गत होता है। तो 3.14 पूरी संख्या नहीं है, इसलिए उसे अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं। इसी कड़ी में अब जानते हैं स्थानीय मान या आकस्मिक मान, अर्थात लोकल वैल्यू और कैजुअल वैल्यू, यानी किसी भी संख्या को किस स्थान पर रख दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे हम आप देखते हैं कि अगर लोग थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो उनका एक अलग स्थान होता है। उसी तरह से अगर संख्याओं को हम आप उनके स्थान को चेंज कर दिया जाए तो उनकी वैल्यू जो होती है, उनकी रियलिटी जो होती है, उसका मान जो होता है वह बढ़ जाता है। जैसे इसीलिए इसी को ही स्थानीय मान कहते हैं या आकस्मिक मान भी कहते हैं, जिसका मान अकस्मात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि स्थानीय मान या आकस्मिक मान किसे कहते हैं। किसी संख्या में इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई अंक होता है। दहाई अंक का स्थानीय मान दहाई के अंक में 10 से गुणा कर दिया जाता है, तो जो मान मिलता है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। इसी तरीके से सैकड़े के स्थान का स्थानीय मान बराबर का होता है कि सैकड़े के स्थान पर जो संख्या लिखी गई है उसको गुणे 100। इसी तरीके से डॉट अनंत तक, यानी मान लीजिए अगर 1000वें स्थान पर कोई संख्या है तो उस संख्या में 1000 से गुणा कर दिया जाए तो जो मान मिलेगा वही उस संख्या का स्थानीय मान कहलाएगा। तो अर्थात अब हम आप इसके अंतर्गत भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर दे दिया 2 4 6, तो अब पूछ रहा है कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 इकाई के स्थान पर है तो इसमें 1 का गुणा हो जाएगा, बराबर 6 ही आ जाएगा। 6 का स्थानीय मान 6 ही हो जाएगा। फिर 4, तो इकाई दहाई के स्थान पर 4 है, यानी दहाई वाला अंक प्लस 10 का गुणा इसमें, तो 4 दहमा 40। फिर 2 का स्थानीय मान की बात अगर कर ली जाए तो 2 का जो रियल वैल्यू है, यानी वास्तविक मान जो है या जाति मान जो है या अंकिक मान जो है उसको रखते हैं। फिर उसमें उसके स्थान का गुणा करते हैं, यानी इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 का गुणा कर देते हैं, तो 100 दूना 200 मिल जाएगा। इसी तरीके से बहुत सी संख्याओं का आप स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आती है कि जैसे कोई भी अंक अगर इकाई के स्थान पर रख दिया जाए तो उसका स्थानीय मान वह संख्या स्वयं ही हो जाती है। फिर अब इसी तरह से मान लीजिए यहाँ कहीं पर आपको 0 रख दिया गया है, 0, तो अब कभी पूछा जा सकता है कि दिए गए अंक में या दी गई संख्याओं में 0 का स्थानीय मान क्या होगा। तो भैया 0 का स्थानीय मान निकाला जाएगा तो रियल वैल्यू 0। अब किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 का इसमें गुणा कर दिया जाएगा, फिर भी इसका वैल्यू 0 ही प्राप्त होगा। अर्थात 0 को चाहे जितने स्थान पर रख दिया जाएगा उसका स्थानीय मान जो होगा वह सदैव 0 ही प्राप्त होता है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जातीय मान यानी फेस वैल्यू और
अंकित मान अर्थात नॉमिनल वैल्यू, फिर वास्तविक मान और के अंतर्गत रियल वैल्यू इसे कहते हैं। अर्थात अब बात अगर कर ली जाए जाति मान, जैसे व्यक्ति विशेष होता है तो यदि वह अच्छे कुल का है तो उसका एक अलग सम्मान होता है, एक अलग मान होता है। यदि वह थोड़ा सा लोवेस्ट का है तो लोगों की नजर में उसकी वैल्यू थोड़ा सा लोवेस्ट होती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो अब इसी तरीके से अंकित मान, जैसे हम आप देखते हैं मार्केट में कोई वस्तु लेने के लिए अगर जाते हैं तो सबसे पहले वस्तु को लेने के बाद उस पर लिखा हुआ हम आप प्राइस देखते हैं, तो वही है उस सामान की जो अंकित मान है, यानी नॉमिनल वैल्यू जो है, कितना उस पर लिखा गया है, क्या दुकानदार हमसे आपसे ज्यादा पैसा तो नहीं वसूल ले रहा है, तो उसी को कहते हैं अंकित मान। फिर इसी तरीके से वास्तविक मान रियल वैल्यू क्या होती है, जैसे कभी कभी होता है कि कुछ लोग फ्रॉड का काम करते हैं, जैसे कोई भी सामान आप लेने गए हैं तो उस पर जो वास्तविक प्राइस होता है उस पर एक अलग से स्टिकर लगा देता है, तो अब वह प्राइस तो उसका चेंज हो गया, अब वो जो नीचे वाला है वही उसका वास्तविक वैल्यू कहलाएगा। तो अब हम आप चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं कि कहते किसे हैं इसे, यानी किसी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान जो होता है या अंकित मान जो होता है या वास्तविक मान जो होता है वह अंक स्वयं होता है। अर्थात जैसे यहां पर लिख दिया गया 5 6 7 9 अर्थात 5679, तो अब यहां पर पूछ ले कि 9 का वास्तविक मान क्या है या अंकित मान क्या है या जातीय मान क्या है भैया, तो यहां पर लिखा है 9, 9 क्या कभी 10 बन सकता है स्वयं से, कभी नहीं बनेगा, तो यानी 9 जो है ये स्वयं वास्तविक मान है, अंकित मान है, रियल वैल्यू के अंतर्गत इसे रख दिया जाएगा या फिर फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के अंतर्गत इसे रख दिया जाएगा। अब फिर इसी तरह से बात कर ली जाएगी कि 7 का वास्तविक मान क्या है, तो 7 का वास्तविक मान 7 ही है। अर्थात किसी भी संख्या का वास्तविक मान जो होता है या अंकित मान जो होता है या जातीय मान जो होता है वह संख्या स्वयं ही होती है, वह संख्या स्वयं ही होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं हूं तो मेरा स्थान कोई नहीं ले सकता, तो इसी तरीके से 9 का स्थान कोई अन्यत्र संख्या नहीं ले सकती, 7 का स्थान कोई अन्य संख्या नहीं ले सकती, 6 का स्थान कोई अन्य संख्या नहीं ले सकती, 5 का स्थान कोई अन्यत्र संख्या नहीं ले सकती। तो इसी की तरह कोई भी संख्या अगर दे दी जाए तो उसका जो वास्तविक मान होता है वह संख्या स्वयं ही होती है। तो अब बात की जाए कि जैसे यहाँ पर 5 0 8 7 9 आ गया, तो इसमें 0 की वैल्यू क्या होगी, तो 0 ही होगी। यानी अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखने को मिलती है, यानी स्थानीय मान और जातीय मान में क्या एक चीज की एकदम एक्यूरेट वैल्यू होती है, यानी कोई भी अंक अगर इकाई स्थान पर स्थित है तो उसका स्थानीय मान भी वही अंक होता है और जातीय मान भी वही अंक स्वयं होता है। जैसे अब यहां पूछ लिया जाए कि 50,879 में 50,879 में 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 9 ही है। अब इसका जातीय मान क्या है, तो 9 ही है, या अंकित मान क्या है, तो 9 ही है, वास्तविक रियल वैल्यू क्या है, तो 9 ही है। किंतु अगर बात कर ली जाएगी कि 50,879 में 8 का स्थानीय मान एवं वास्तविक मान बताइए, तो स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है तो 8 गुणे 100 यानी 800 हो जाएगा स्थानीय मान, किंतु जो वास्तविक मान अंकित मान और यहां पर जातीय मान होगा वह 8 ही होगा। अब इसी तरीके से किसी भी संख्या में यदि 0 सम्मिलित है तो उसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ही 0 होते हैं। तो आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसे पूर्णतः इससे
कुछ ज्ञान अर्जित कर सके। तो यदि आप दोस्तों नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जैसे ही कोई अगली क्लास प्रारंभ होती है और सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू।